बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने गांधी जी को पढ़ा होगा तो गांधी जी कहा करते थे हर श्रम करने वाले को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए, और इस बात को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी समाहित करने का प्रयास किया गया है प्रतिष्ठा के समता के माध्यम से। आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, या मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आपने देखा होगा कि एक जूता पॉलिश करने वाला एक बच्चा है और उसकी जूता पॉलिश करने की शॉप पे एक व्यक्ति आता है बड़ी गाड़ी से, जूता पॉलिश कराता है, वो पैसा फेंक के देता है। और जब पैसा फेंक के देता है तो बच्चा कहता है कि देखो उठा के दो, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो बच्चा क्या संदेश देना चाहता है? वो बच्चा ये संदेश देना चाहता है कि आपने श्रम करके बड़ी गाड़ी कमाई है, आप श्रम करके ज़्यादा पैसा कमाए हैं, मैं श्रम करके कम पैसा कमाया हूँ। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपका स्टेटस दूसरा हो गया, हमारा स्टेटस दूसरा हो गया। हर श्रम करने वाले व्यक्ति को एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए। अगर हर श्रम करने वाले व्यक्ति को अलग अलग नज़र से देखा जाने लगा तो इससे समाज में क्लास डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा, समाज में वार्गिक विभाजन होगा, है ना, भेदभाव पैदा होगा। और इस बात को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत किया। प्रियम्बल में भी हमने लिखा कि हम समता स्थापित करेंगे, दो प्रकार की समता। एक कौन सा? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एंड सेकंड अवसर की समता, है ना। तो प्रियम्बल आप जानते हैं कि प्रियम्बल संविधान का ट्रेलर है। प्रियम्बल में जो बातें बताई गई आगे चल के मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में दी गई। तो इस प्रतिष्ठा की समता को आर्टिकल 18 के माध्यम से, अनुच्छेद 18 के माध्यम से इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 18 प्रतिष्ठा की समता को ही स्थापित करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। पहले उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि, राजाधिराज की उपाधि। तो इस तरह की उपाधियां समाज में वार्गिक भेदभाव पैदा करती थी। और अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल एक आर्टिकल है जिसका उद्देश्य है समानता को इंश्योर करना, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। तो अनुच्छेद 18 के थ्रू प्रतिष्ठा की समता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कैसे प्रयास किया गया है इसको आप आर्टिकल 18 के अलग अलग क्लॉजेस देखेंगे तो अपने आप समझ पाएंगे। आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल, स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन। ठीक है, एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन, दैट मीन्स कि सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर स्टेट शैल नॉट ग्रांट एनी टाइटल, यानी राज्य को मना कर दिया गया। 18 के पहले क्लॉज में किसको मना कर दिया गया? राज्य को मना कर दिया गया कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगी। अब देश में उपाधि नहीं मिलेगी, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगी। और बड़ी रोचक बात की आर्टिकल 18 का सेकंड क्लॉज कह रहा है कि सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। लो भैया, राज्य देगा नहीं और हम विदेशी राज्यों से उपाधि ले नहीं सकते हैं। आर्टिकल 18 का पहला क्लॉज और आर्टिकल 18 का सेकंड क्लॉज दोनों मिलके क्या कर दे रहे हैं? दोनों मिलके कर रहे हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, क्या कर रहे हैं? उपाधियों का अंत कर रहे हैं, राइट। आर्टिकल 18 का थर्ड क्लॉज कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अब देखो विदेशियों के लिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है अगर राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर है तो विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बगैर कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का जो थर्ड क्लॉज है ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी विदेशी, कोई भी क्या, फॉरेनर, कोई भी विदेशी भारत देश में अगर लाभ के पद पर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है या विश्वास के पद पर है, तो इससे अगर विदेश से कोई भी उपाधि लेनी है, फॉरेन स्टेट से, अपने यहां तो मिलेगी नहीं, फॉरेन स्टेट से अगर कोई भी उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर स्वीकार नहीं करेगा। देखो इसमें एक भ्रम की स्थिति बनती है। लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से हम उपाधि विदेशों से ले सकते हैं। नहीं भैया, हमारे लिए बैन है, हमको यहाँ न सरकार देगी ना हम विदेशों से ले सकते हैं। ठीक है, ये विदेशियों के लिए कहा गया है कि कोई भी विदेशी यदि भारत देश में लाभ या विश्वास के पद पर है तो उसे यदि विदेशी राज्य से उपाधि लेनी है, विदेशी को यदि किसी विदेशी राज्य से उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं। ये थर्ड क्लॉज है। फोर्थ क्लॉज कह रहा है कि राज्य के अधीन अगर लाभ या विश्वास के पद पर कोई भी है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, ठीक है, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, यदि भारत देश में लाभ या विश्वास के पद पर है
तो विदेशी राज्य से, ये किस बात कर, कोई भी उपहार आप विदेशों से तब तक नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो। कोई भी पद विदेशों से तब तक नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो। कोई भी उपलब्धि, कोई भी उपहार, उपलब्धि, पद, कोई भी उपहार, उपलब्धि, पद तब तक आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो। यानी चौथा क्लॉज ये कह रहा है कि भाई राज्य के अधीन अगर आप लाभ के पद पर हैं तो चाहे आप नागरिक हों चाहे विदेशी हों, विदेशी राज्यों से कोई उपहार भेंट तब तक आप नहीं स्वीकार करेंगे जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो जाए। यहाँ राष्ट्रपति की सहमति का अर्थ आप समझते होंगे, किसकी सहमति की बात की जा रही है? सरकार की सहमति की बात की जा रही है। अगली बात देखिए, अनुच्छेद 18 का उद्देश्य यही है कि प्रतिष्ठा की समता को स्थापित करना। ये समाज में जो वार्गिक विभाजन है इस तरह का विभाजन न हो, ठीक है। एक आदमी को राजा धीराज की उपाधि दे दी गई और दूसरे आदमी को कोई उपाधि नहीं, तो जिसको राजा धीराज की उपाधि है दूसरे को ऐसे देगा, ओ तुम किसी लायक आदमी नहीं हो, ठीक है। यानी उसके अंदर एक क्या आएगी, एक मैं की भावना आएगी, अहम की भावना आएगी। एक आदमी राजा धीराज, उसको अलग नजरिए से समाज देखेगा, एक को अलग नजरिए से देखेगा, है ना। सरकार किसी को अलग नजरिए से देखेगी, दूसरे को अलग नजरिए से देखेगी, तो भेदभाव पैदा होगा। इसी को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि भाई भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये क्या है? फिर ये जो दिया जाता है ये क्या है? तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में, बालाजी राघवन केस 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया। बालाजी राघवन मामला, ठीक है, 1996, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दीज आर नॉट टाइटल्स। ये उपाधि नहीं है, ये अवार्ड है, ठीक है। उपाधि नहीं है, अवार्ड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि यदि इन्हें नाम के पहले और नाम के बाद इस्तेमाल किया जाता है, यानी एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, नाम के पहले और नाम के बाद यदि इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये उपाधि के रूप में कंसीडर होंगे। तो नाम के पहले और नाम के बाद इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वैसे ये उपाधि नहीं है बल्कि अवार्ड है। क्लियर है बात? ये किसने कही? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा आर्टिकल 18 जो कि प्रतिष्ठा की समता को स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर पसंद आया तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। छोटी सी सूचना थी, ठीक है। इसके साथ साथ ये अपना होली त्यौहार चल रहा है भाई, होली सप्ताह चल रहा है। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में अच्छे रंग लेकर आएँ, आपके जीवन में नए उत्साह के रंग लेके आएँ, नई ऊर्जा के रंग लेके आएँ। आप सबके जो भी सपने हों, ईश्वर आपके सपने को पूरा करे, सकारात्मक वाले सारे सपने आपके पूरे हों। आप समाज, परिवार, देश के विकास का माध्यम बने। आपके माध्यम से ये समाज नई उपलब्धियां छुए, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसे हमारे उत्कर्ष परिवार की शुभकामना है, ठीक है। इस होली अवसर पर हमारा उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है 22 मार्च तक होली हंगामा ऑफर। और इस ऑफर के तहत आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ 100% तक का कैशबैक जीतने का मौका मिल रहा है, 100% तक का कैशबैक, ठीक है। और यदि आप उत्कर्ष के पुराने यूज़र हैं या उत्कर्ष के पेड यूज़र हैं, उत्कर्ष एप्लीकेशन के आप यूज़र हैं, पहले आपने कोई कोर्स परचेज किया है, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा कूपन कोड होली, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बैचेज हमारे यहाँ ऑनगोइंग है। जैसे इस समय पीसीएस का मेंस है, नज़दीक है, तो आंसर राइटिंग बैच हमारे यहाँ ऑनगोइंग चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन चल रहा है, लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाया जाता है उसको आपके लिए लाइव कर दिया जाता है, इसे लाइव फ्रॉम क्लासरूम कहते हैं। इसकी जो फ़ी है वो स्टैंडर्ड कोर्स की 5700 रुपये है अभी ऑफर के तहत, और जो प्राइम कोर्स है उसकी 7500 है, ठीक है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो ये है, स्टैंडर्ड के फीचर ये है कि लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, 4 से 6 आंसर राइटिंग डिस्कशन होता है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर PDF, मंथली टेस्ट, ठीक है। कॉपी एवेल्युएशन सिस्टम भी है ना, एवेल्युएट करके आपको कॉपी दी जाती है। 600+ मॉडल आंसर्स का PDF मिलेगा इसमें, ठीक है। और 600+ मॉडल आंसर्स क्लास में डिस्कस होंगे, ठीक है। मैंने इसमें गवर्नेंस का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और गवर्नेंस में लगभग 50 सवाल के आसपास का डिस्कशन हुआ है। इतने छोटे सब्जेक्ट में मैंने लगभग 50 सवाल के आसपास का डिस्कशन किया। तो एक बढ़िया बैच है, इसमें इनरोल करके आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइम में क्या है कि प्राइम में आपको मेंस स्पेशल बैच इसके साथ फ्री मिलेगा, मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके साथ फ्री मिलेगी, ठीक। और स्पेशल गाइडेंस भी इसमें आपको मिलेगा, मेंटरशिप भी इसमें आपको मिलेगी। ये प्राइम के फीचर हैं, ठीक है। चलिए
साथ साथ एक बैच आपके लिए और है, ये बहुत बढ़िया है मेंस के लिए, मेंस आंसर चेकिंग एवेल्युएशन बैच। ठीक है, इसकी डेट है 24 मार्च को ये स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है 4500 है। ठीक है, 6 महीने का। इसमें क्या होगा कि आप आंसर भेजेंगे, ठीक है, डेली 2 सवाल आप लिखकर भेजेंगे, हमारी जो टीम है वो चेक करेगी, चेक करने के बाद आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगी। ठीक है, साथ साथ महीने में 2 बार आपको फैकल्टी इंटरेक्शन मिलेगा, यानी जो हमारे उत्कर्ष परिवार के सिविल सर्विसेज के अध्यापक हैं उनमें से जो भी अध्यापक जिस भी विषय से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी, उस विषय से रिलेटेड जो अध्यापक उस समय उपलब्ध होंगे वो आपको इंटरेक्शन के लिए आपके समक्ष आएंगे और आपकी समस्याओं से रूबरू होंगे और साथ साथ आपको सुझाव भी देंगे। ये 2 बार है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है लेकिन हमने एक मिनिमम दे रखा है कि 2 बार। उसके अलावा भी अगर हमारी फैकल्टीज फ्री रहेंगी तो आपसे वो रूबरू होंगी। ठीक है, 300+ मॉडल आंसर्स PDF, ठीक, और 3 दिन के भीतर आपको एवेल्युएशन मिलेगा। ठीक है, और 350+ आंसर एवेल्युएशन होगा 6 महीने के भीतर। ये बढ़िया कोर्स है कि अगर आप लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस, लिखना जरूरी है। आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग स्किल ही सबसे बड़ी स्किल होती है जिसकी डिमांड है आयोग में, मीन्स अप्रोच की। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। और जब आप लिखते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति रिव्यू करे जो रिव्यू कर सकता है, जो इतना क्वालिफाइड है कि रिव्यू करने की क्षमता रखता है ना। आप ऐसा महसूस करते हैं, इस वजह से हमने ये बैच लॉन्च किया है कि आप अपनी कॉपी को इवेल्युएट करा सकें। ठीक है, तो चलिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में नई सूचना के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।